हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फोर्स IAS। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में। ओके, तो हाल ही में ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि रसिया ने जो है क्रॉस फ्लाइट प्रोग्राम है नासा और उसकी स्पेस एजेंसी के बीच में, उसको 2025 के लिए तक एक्सटेंड कर दिया है। ओके, तो प्रोग्राम ये था कि पहले ये वाला जो प्रोग्राम था उसमें रसिया का जो स्पेस क्राफ्ट था, ओके, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। तो एक बार रसिया का जो स्पेस क्राफ्ट है वो आपका अमेरिकन जो एस्ट्रोनॉट रहता था उसको बैठाल के स्पेस स्टेशन में ले जाता था, और सेकेंड टाइम जो अमेरिका का USA का स्पेस क्राफ्ट रहता था वो रसियन एस्ट्रोनॉट को बैठाल के IS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ले जाता था। तो अब उसी चीज़ को कोऑपरेशन को और भी अच्छा करने के लिए रसिया ने इसको 2025 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया। ओके, तो अब थोड़ा बात कर लेते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में कि ओटे तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को जो आपको PT से रिलेटेड क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जा सकता है वो यहाँ पे थोड़ा कंपाइल किया गया है। पहली बात, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इस्टेब्लिश है लो अर्थ ऑर्बिट में। ओके, लो अर्थ ऑर्बिट मीन्स 370 टू 460 किलोमीटर, ये याद रखिएगा, ये आपका मेन क्रूशल हो सकता है। देन की पार्टनर्स कौन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में? तो USA तो है ही, रसिया का कॉस्मोस है, रॉस कॉस्मोस। ओके, देन यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, जापान का JAXA है, एंड कनाडा का कैनेडियन स्पेस एजेंसी है। ओके, देन हिस्ट्री क्या है? फर्स्ट कंपोनेंट जो लॉन्च किया था 1998 में हुआ था, ठीक है, एंड न्यू मॉड्यूल्स जो था रिसेंटली 2021 में किया गया था, और ये वर्किंग में जो आया था वो 2000 में आया था। ओके, ये याद रखें, 1998 में फर्स्ट कंपोनेंट लॉन्च तो किया गया था, लेकिन वर्किंग में जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन था वो 2000 में आया था, और एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि 2030 तक कंटिन्यू रहेगा। ओके, लास्ट माना जा रहा है कि 2030 तक इसका फ्यूचर है। देन सिग्निफिकेंस क्या है इसका, क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो ये हो जाता है ना, ये मेंस के उसमें भी कभी PT में, लेकिन मेंस में आपसे साइंस टेक के जब क्वेश्चन आते हैं ना तो वहाँ पर लिखने के लिए बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती है कि कहाँ से कंटेंट लाएं। तो उसमें कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, तो रिसर्च में पहली बात तो एबल द DNA सिक्वेंसिंग थी। आउटर स्पेस में जब जीरो ग्रेविटी रहती है तो DNA सिक्वेंसिंग को और मच बेटर वे में स्टडीज़ किया जा सकता है, और किस तरीके से पर्सनस की बॉडी रिएक्ट करती है, किस तरीके से DNA रिएक्ट करता है, किस तरीके से म्यूटेशंस होता है आउटर स्पेस में, ये जानने में आउटर स्पेस यानी आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बहुत ही ज़्यादा हेल्प आउट रहेगा। दैन रोबोटिक्स में वी ऑल नो कि रोबोटिक्स के थ्रू आप कैसे वर्किंग कर सकते हो वहाँ पे सैटेलाइट्स को इस्टेब्लिश करने में, उनको रिपेयर करने में। ओके, देन सैटेलाइट ह्यूमन हेल्थ इन द माइक्रो ग्रेविटी, जो ह्यूमंस की वहाँ पे माइक्रो ग्रेविटी में किस तरीके की हेल्थ है, यानी कि वो किस तरीके से उनकी बॉडी रिएक्ट करती है। DNA स्टडीज़ अलग है कि आपका म्यूटेशंस कैसा हो रहा है, वहाँ पे ज़ीरो ग्रेविटी के साथ साथ माइक्रो ग्रेविटीज़ में किस तरीके से उसकी पूरी बॉडीज़, ह्यूमन हेल्थ, उसका लीवर, पैंक्रियास किस तरीके से वर्क कर रहा है, उसको भी यहाँ पे एनालाइज किया जाता है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ओके, तो ये तो है कि 6 नेशंस ने कोलैबोरेशन इसको बनाया, तो एक तरीके से इंटरनेशनल कोऑपरेशंस को प्रमोट करता है। ओके, इन स्पेस टेक्नोलॉजी। ओके, देन ह्यूमन हेल्थ में और फर्दर उसमें ये करता है कि डिसीज़ को स्टडीज़, आउटर स्पेस में हम जाके डिसीज़ का जो डिसीज़ नॉन क्यूरेबल है उसमें हम देख सकते हैं कि क्या जीरो ग्रेविटी में उससे हमें कोई, अगर हम क्योर करके कोई मेडिसिन डेवलप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ड्रग टेस्टिंग में भी एक इफेक्टिव वे में ये हेल्प करता है, ठीक है। एंड रेडिएशन इम्पैक्ट, आउटर स्पेस की रेडिएशन कैसे कि इन फ्यूचर में अगर ह्यूमन अपने आप को अदर प्लैनेट्स में लाइक मार्स में या फिर मून में अपने आप को हैबिटेट अपना बनाना चाहता है, तो उसमें किस तरीके से प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, किस तरीके से प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, इसमें भी ये हेल्प आउट करता है। ओके, दैट्स ऑलरेडी डिस्कस विथ यू। देन इकोनॉमी, सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस एंड द एंटरप्रेन्योर इन डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट। अब लाइक कि कोई एक हेल्थ से रिलेटेड नया डेवलपमेंट हो गया या फिर अदर कोई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हो गई, तो एंटरप्रेन्योरशिप्स को डेवलप करने में लाइक जी एक नया शुरू हुआ है स्पेस फ्लाइट या स्पेस टूरिज्म, उसको प्रमोट करने में भी ये हेल्प आउट करता है, ठीक है। स्पेस फ्लाइट टेस्ट द ड्यूरेशन ऑफ द स्पेस फ्लाइट एंड ह्यूमन हैबिटेशन फॉर द फ्यूचर मिशंस, ये हेल्प करता है कि आप वहाँ पे स्टे कर सकते हो, ह्यूमंस कैसे वहाँ पे रिएक्ट करते हैं, उनके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे फ्यूचर में, हमें वहाँ पे अगर हैबिटेशंस बनाना है तो उसमें ये आपकी रिसर्च और एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनाने में हेल्प आउट करता है कि फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग कैसे की जाए स्पेस के लिए, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करेगा, ठीक है। उसके बाद भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि एक एम है
इसरो का। ओके, इसके तहत जो एम किया गया है 2035 तक इसको इस्टेब्लिश करने का किया गया है। इसरो का फर्स्ट टेस्टिंग मॉड्यूल जो है 2028 में लॉन्च किया जाएगा। लेकिन इसके साथ कुछ चैलेंजेस हैं, हाई कॉस्ट है। ओके, इट्स नॉट ए ईजी, क्योंकि इंडिया में अभी भी R&D में जो एक्सपेंडिचर है वो अराउंड GDP का 0.7% किया जाता है। ओके, यू नो, क्वाइट लो। तो कैसे R&D इसमें पैसा मिलेगा, कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है। ओके, नीड फॉर टू द एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग एंड द सेफ्टी। ओके, तो गगनयान के लिए भी हमने फ्रांस की सहायता ली हुई है। तो यहाँ के लिए कैसे एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग और सेफ्टी के मेजर्स रहेंगे, और अदर जो मशीन डेवलपमेंट है वो कैसे होगा, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कैसे होगा, रेडिएशन प्रोटेक्शंस के लिए और स्ट्रक्चरल इंटीग्रेशंस के लिए किस तरीके से वर्क करना रहेगा, वो सारे चैलेंजेस अभी हैं और उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग चल रही है। लेकिन बेनिफिट्स क्या होंगे, एडवांस साइंटिफिक नॉलेज मिलेगा, यानी प्रॉपर वे में कि हाँ, हम भी ये बोल सकते हैं कि हाँ, इंडिया का भी जो इंडियन पीपल है वो भी बाई इसरो वहाँ पे हैबिटेशंस इस्टेब्लिश कर सकता है कि हमारा चंद्रयान 3 सफल रहा है, ठीक है, मोस्ट सक्सेसफुल मिशंस में मोम भी रहा, तो हम मार्स और वहाँ तक रीच तो हो गए हैं, अब हम हैबिटेशंस भी वहाँ पे प्रोवाइड करके वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी कर पाएंगे। इनहेंस द नेशनल प्रेस्टीज, सबसे बड़ी बात, ठीक है। देन प्रमोट द ग्लोबल कोऑपरेशन, हमें भी यानी फिर इंक्लूड किया जाएगा कि जैसे कि हम मार्स तक पहुँचने वाले 4th नेशंस थे, सेम इसमें कि हम आउटर प्लेनेट में अगर हम अपना स्पेस स्टेशन इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो ग्लोबल कोऑपरेशन अगर किसी चीज़ में होती है तो हमें भी उसके लिए कंसिडर किया जाएगा इन फ्यूचर में। ओके, तो ये 3 थे बेनिफिट्स। अब अदर स्पेस स्टेशन जो अभी हैं, जो उसमें है, ये आपसे पीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकता है, इसलिए मैंने ये इंक्लूड किया हुआ है। सो रसिया का सबसे पहले स्पेस स्टेशन जो था सोल्यूट, ठीक है, 1971 में रसिया का पहला स्पेस स्टेशन इस्टेब्लिश किया गया था रसिया सोवियत यूनियन के थ्रू। ओके, तो वो 7 उसमें था, सोल्यूट 1 to 7 की सीरीज़ थी, ये याद रखिएगा। और पहला इस स्पेस स्टेशन जो था वो सोवियत यूनियन का था, एंड मीर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है। देन आया USA का स्काई लैब, वो 1973 में इस्टेब्लिश किया गया था। फिर चाइना ने टिंगोंग 1 and 2, ओके, 2 टेस्ट लैब इस्टेब्लिश की थी। देन टिंगोंग स्पेस स्टेशन फुल्ली ऑपरेशनल, यानी इसको लॉन्च किया गया था 2021 में और इसने फुल्ली ऑपरेशनल हुआ था 2022 में। तो 3 नेशन हैं जिनके स्पेस स्टेशन अभी भी अलग से हैं। फिर उसके बाद जो फ्यूचर मिशन है नासा का, आर्टेमिस बेस कैंप है ऑन अ मून और गेटवे इन द ल्यूनर ऑर्बिट, ये हैं। केवल आपसे ये पीटी में नाम पूछ सकता है कि आर्टेमिस बेस कैंप किसका प्रोजेक्ट है, ओके, गेटवे इन अ लूनर ये किसका है, बस ये पूछा जा सकता है। और भारतीय अंतरिक्ष में स्टेशन, इसके बारे में तो हम बात कर चुके हैं। तो ये आपसे मे बी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सबसे पहला मिशन किस, यानी स्पेस स्टेशन किसका था, एंड सेकेंड USA का था, थर्ड चाइना का था, और मोस्ट प्रोबेबली 4th हमारा होगा, maybe think of it. So this is from my side. Okay, thanks for watching it. If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.